अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कीमो सेलेक्टिविटी की गाइडलाइन 5। गाइडलाइन 5 क्या कहती है? वन ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स में रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट यूजिंग द स्टैटिस्टिकल इफेक्ट। इट मीन्स दैट कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिएजेंट है जिसपे दो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं और वो दोनों आइडेंटिकल हैं, और आप चाहते ये हो कि कोई एक रिएक्ट करे और दूसरा जो ग्रुप है वो अनरिएक्टेड इंटैक्ट पड़ा रहे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो रिएजेंट उन्होंने डाल के उसका रिएक्शन करवाना होता है, अगर आप उसका सिर्फ वन इक्विवेलेंट ले लो तो ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही प्रोडक्ट बनाएगा और जो दूसरा है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ एन अनरिलायबल मैथड, कि ये मैथड कोई इतना अच्छा मैथड नहीं है, ये एक अनरिलायबल मैथड ही है। बट इफ़ सक्सेसफुल, लेकिन अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाता है, इट अवॉइड्स प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और राउंड अबाउट स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास बचत क्या होती है कि हमें अपने रिएक्शन में प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और दूसरी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करना पड़ता, जो कि एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉकिंग साइट्स वगैरह करके, क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि वो वाला ग्रुप रिएक्ट ना करे, तो हमें उस ग्रुप को या उस साइट को ब्लॉक करवाना पड़ता है और उसके लिए हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है, हमारी ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो वो काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट एक अप्रोच है। तो अगर तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जो रिएजेंट ला रहे हैं उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल अमाउंट में ले लें और उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो हमारी डिज़ायर्ड आए, तो ये एक अच्छा मतलब हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ का। ठीक है, अब ये करने के लिए जो कंडीशंस आपको याद रखनी है वो ये है कि जो द टू ग्रुप्स मस्ट बी आइडेंटिकल, जो दोनों ग्रुप्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आप रिएजेंट जो ला रहे हो वो ही वन इक्विवेलेंट या स्टैटिस्टिकल अमाउंट में हो, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जिस पे अमल करना है? दैट इज़ द टू ग्रुप्स मस्ट बी आइडेंटिकल एंड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, कि दो ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिकल भी होने चाहिए और एक दूसरे से डिस्टेंस पर भी होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो डायोल है कैन बी मोनो एल्काइलेटेड इन रीजनेबल यील्ड, तो हम लोग इस डायोल को क्या कर सकते हैं? सोडियम एंजाइलिन की प्रेजेंस में इसको मोनो एल्काइलेट करवा सकते हैं, और मोनो एल्काइलेशन के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आई जिसमें जस्ट एक OH है वो ही आयोनाइज हुआ, दूसरे OH नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे पास डेफिनेटली सिर्फ एक ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में डायोल भी बन रहा होगा। ये तो मोनो एल्काइलेटेड है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल होगा कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में ऐसा भी प्रोडक्ट होगा जिसमें हमारी दोनों साइड्स ही आयोनाइज हो चुकी होंगी। ठीक है, तो डायोल कैन बी मोनो एल्काइलेटेड इन अ रीजनेबल यील्ड बाय यूजिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंजाइलिन टू जनरेट मोस्टली द मोनोएनाइन ऑल्दो दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद डायएनाइन, कि ये जो है प्रोडक्ट डायएनाइन के साथ भी इक्विलिब्रियम में होगी। मीन्स दैट कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में डायएनाइन भी होगा जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो रिएक्ट काइंड ऑफ आयोनाइज हो चुके होंगे। ठीक है, adding the alkyl halide gave an acceptable yield of hydroxy ether, लेकिन क्या होता है कि बेशक हमारे पास इस मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ये जो मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट है इसके साथ डायोल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन आप इसमें अगर डाल देते हो अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट दे देगा, और जब ये प्रोडक्ट हमारे पास दे देगा तो होता क्या है कि यहाँ पे ली शार्टलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर तो आपको ली शार्टलियर प्रिंसिपल का पता है तो आप इस बात को जान लोगे कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट बनती जाएगी इसकी अमाउंट अगर कम होती जाएगी तो मीन्स दैट कि ये ज़्यादा बनेगा। इस तरह से हम इसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास ये हाइड्रोक्सी ईथर जो कि हम बनाना चाहते थे वो हम बना सकते हैं, बनाने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन E की सिंथेसिस में।